कहानी का नाम वापसी उस बंगले में पुराना आमंत्रण। राहुल को अपने कॉलेज का एक पुराना दोस्त अर्जुन अचानक मिला। वर्षों बाद की मुलाकात में अर्जुन ने कहा, राहुल, इस हफ्ते मेरे गांव चलो, वहां हमारा पुराना बंगला है। दादी कहती थीं, वहां कुछ अजीब होता है। राहुल, जो एक पत्रकार था, तुरंत तैयार हो गया। अगर कुछ असामान्य है तो रिपोर्ट भी बन सकती है, उसने सोचा। बंगले की पहली रात। गांव दूर पहाड़ियों में था। सूरज ढलते ही वे उस पुराने जर्जर बंगले में पहुंचे। दीवारों पर जाले, छत से टपकता पानी और एक अजीब सी सड़ी गंध थी। रात को सोने से पहले अर्जुन ने चेतावनी दी, अगर दरवाजा खुद ब खुद खुले तो बाहर मत जाना। राहुल हंसा, क्या भूत दरवाजे खोलते हैं? लेकिन रात को ठीक 2:03 बजे दरवाजा खुल गया। बिना किसी हवा के। दहशत और डायरी। राहुल डर के बावजूद बाहर निकला और देखा कि बरामदे के कोने में एक छोटी बच्ची बैठी थी, सफेद कपड़े में। वो बोली, वो आ रही है। वापस। राहुल ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वापस कमरे में आकर उसने अलमारी खोली तो एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, 1942 मेरी बेटी गायब हो गई। उसी रात बंगले में आग लगी। लोगों ने कहा, उसकी आत्मा आज भी बंगले में भटकती है। जो भी सच जानता है वो जिंदा नहीं बचता। कौन था अर्जुन? अगले दिन गांव के बुजुर्ग से राहुल ने अर्जुन के परिवार के बारे में पूछा। बुजुर्ग चौंक गए, कौन अर्जुन? वो तो 10 साल पहले इसी बंगले में मर गया था, आग में। तुम्हें किसने बुलाया? राहुल का खून सूख गया। मोबाइल उठाकर देखा, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था। वो भागा बंगले की तरफ, पर अब वहां सिर्फ खाली जमीन थी। बंगला जल चुका था, सालों पहले। अंत। राहुल की रिपोर्ट कभी नहीं छपी। लोग कहते हैं, जो उस बंगले की कहानी जान जाता है वो खुद कहानी बन जाता है। सुबह का समय, गांव का घर। मंच पर हल्की रोशनी, पक्षियों की आवाज। नदी किनारे सूरज की किरणें झिलमिला रही हैं। जगदीश घर के बाहर खड़ा है, ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है। जगदीश गुस्से में, ओ मोहन, कब तक सोएगा? याद रख, जो कुछ खा पी रहा है सब मेरा है। तेरी औकात कुछ नहीं। मोहनलाल धीरे धीरे बाहर आता है, सिर झुकाए। सविता सहमी हुई खड़ी है। मोहनलाल धीरे से मन ही मन, भैया ने ही तो पाला है, सहना ही पड़ेगा। बरसात का मौसम, तेज बारिश की आवाज, रोशनी मंद। लोग घर बचाने की कोशिश करते दिखते हैं। जगदीश अपने मवेशियों को संभाल रहा है। मोहनलाल का परिवार टूटी झोपड़ी में कांप रहा है। सविता रोते हुए, देखो राजू कैसे ठिठुर रहा है, मैं अब नहीं सह सकती। वे राजू खांसता है। मोहनलाल चिंतित होकर निकलता है। जगदीश का घर। मोहनलाल दरवाजा खटखटाता है। जगदीश दरवाजा खोलता है। विनती करते हुए जगदीश, भैया, बच्चों के लिए थोड़ा दूध और खाना दे दो। तेरी औकात कुछ नहीं। तेरी औकात नहीं है मुझसे कुछ लेने की। निकल जा। मोहनलाल मायूस होकर लौटता है। गांव वाले भी अनदेखा कर देते हैं। रास्ता, बारिश में बूढ़ी अम्मा। अंधेरी रोशनी, एक बूढ़ी अम्मा कांपते हुए बैठी है। मोहनलाल पास आता है।
बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? में मोहनलाल जेब से 2 सड़े आलू निकालता है, उन्हें देखता है, फिर धीरे से अम्मा को दे देता है। अम्मा मुस्कुराकर, बेटा, तूने अपना निवाला त्याग दिया। भगवान तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। नम्र स्वर में मोहनलाल, अम्मा, अगर सच में कुछ देना है तो मेरे परिवार को एक पक्का घर मिल जाए। स्वर में मोहनलाल की झोपड़ी। मंच पर अचानक रोशनी बढ़ती है। झोपड़ी की जगह ईंटों का मजबूत घर खड़ा है। सविता और राजू भीतर सुरक्षित बैठे हैं। मोहनलाल आश्चर्य और आंसुओं के साथ अगले दिन, दया और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन गांव का चौपाल। गांव वाले इकट्ठा है। जगदीश और उसकी पत्नी गुस्से में इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं। जगदीश चिल्लाकर, कहाँ गई वो बूढ़ी अम्मा? हमें भी वरदान चाहिए। गांव वाले हंसते हुए अरे, लालचियों को वरदान नहीं मिलता। वरदान उसी को मिलता है जिसके दिल में दया और सच्चाई होती है। कहानी का नाम गायब होता बच्चा। एक गांव था, छोटा, शांत और हरियाली से भरा हुआ। वहीं रहता था 12 साल का एक लड़का आर्यन। आर्यन बहुत जिज्ञासु था, लेकिन थोड़ा शरारती भी। जब भी कोई उसे डांटता, वो मन ही मन सोचता, काश मैं बस गायब हो जाऊं और सबको परेशान करूं। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के पुराने मंदिर के पीछे गया, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। वहां उसे जमीन में आधा दबा एक चमकदार काला पत्थर मिला। उसने उसे उठाया और मजिमजे में रगड़ने लगा। जैसे ही पत्थर पर उसका हाथ घिसा, धपक, वो अचानक गायब हो गया। आर्यन को सब दिख रहा था, लेकिन कोई उसे नहीं देख पा रहा था। उसे बड़ा मजा आया। अब वह सबके पास चुपचाप जाता, सामान गिरा देता, खिड़की खोल देता, किसी की चप्पल छुपा देता और सब डर जाते। लोग सोचने लगे गांव में कोई अदृश्य आत्मा आ गई है। आर्यन तो हर दिन पत्थर रगड़कर गायब होता और मस्ती करता। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी माँ बहुत रो रही है। वह कह रही थी, मेरा आर्यन भी तो 2 दिन से गायब है। कहीं वही इस भूत का शिकार तो नहीं हो गया। ये सुनकर आर्यन का दिल बैठ गया। उसने पहली बार सोचा कि उसकी मस्ती अब किसी की तकलीफ बन गई है। वह वापस घर आया, पत्थर फिर से रगड़ा और सामने आ गया। माँ की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद उसने कसम खा ली, अब मैं इस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ तब करूंगा जब किसी को सच में मदद की जरूरत हो। फिर एक दिन गांव में एक बच्चा खो गया। आर्यन ने पत्थर रगड़ा, अदृश्य होकर जंगल में ढूंढा और बच्चे को सही सलामत वापस ले आया। गांव वाले चौंक गए। वो अदृश्य भूत तो असल में हमारा ही आर्यन निकला और अब वो हमारा हीरो है। सीख, शरारत से मजा आता है, पर जिम्मेदारी से इज्जत मिलती है। भाग 2। जब पत्थर ने काम करना बंद कर दिया। अब आर्यन सबका चहेता बन चुका था। वह अब पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता था। चोरी रोकना, खोए हुए जानवर ढूंढना, जरूरतमंदों की मदद करना और किसी को भी बिना डरे हंसाने के लिए। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक बच्चा जंगल में भटक गया। सब परेशान हो गए। आर्यन दौड़कर घर गया, पत्थर निकाला, उसे रगड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर जोर से रगड़ा, अब भी कुछ नहीं। पत्थर बस एक साधारण काला पत्थर बन चुका था। आर्यन घबरा गया।
रगड़ कर थक गया, पर अब वो पत्थर कोई जादू नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या जादू हमेशा के लिए नहीं होता? क्या ये मेरी परीक्षा थी? अब बिना पत्थर के उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, गांव वालों से मदद मांगी और जंगल में खोजबीन शुरू की। 3 घंटे बाद एक पेड़ के नीचे रोते हुए उस खोए हुए बच्चे को पा ही लिया। बच्चा जब घर लौटा तो सबने तालियां बजाई। अदृश्य पत्थर गया, लेकिन आर्यन का दिल अब और बड़ा हो गया है। किसी ने कहा। आर्यन मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि असली ताकत जादू में नहीं, अपने अंदर के साहस, समझदारी और मेहनत में होती है। अंत में उसने वह पत्थर गांव के मंदिर में वापस रख दिया और उस पर एक पंक्ति खुदवा दी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, तो पहले अपने दिल को रगड़ कर देखो। सीख, जादू चला जाए तो क्या हुआ? इंसानियत का साहस सबसे बड़ा जादू होता है। गांव का दीपक। अगला अध्याय। बरसात बीत चुकी थी। खेतों में धान की हरियाली झूम रही थी। आसमान नीला था और हवा में गीली मिट्टी की महक अब भी बाकी थी। गांव में हर जगह एक खास उत्साह था, क्योंकि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था। दीपक सुबह सुबह उठकर अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे सफेद कुर्ते पाजामे में तैयार हुआ। उसकी माँ ने प्यार से उसके माथे पर चावल और हल्दी का तिलक लगाया और कहा, बेटा, आज तिरंगा सबसे ऊंचा लहराना, यही हमारी पहचान है। स्कूल तक की पगडंडी पर बच्चे तिरंगे झंडे हाथ में लिए जाते दिख रहे थे। लड़कियां वो रंग बिरंगी पोशाक में थीं और छोटे छोटे बच्चे जय हिंद के नारे लगाते हुए दौड़ रहे थे। स्कूल के मैदान में मिट्टी की महक के बीच तिरंगा फहराने की तैयारी थी। दीपक के स्कूल की इमारत साधारण थी, कच्ची दीवारें, टीन की छत, लेकिन आज उसे फूलों से सजाया गया था। हर कोने में गेंदे और आम के पत्तों की झालरें टंगी थीं। मंच पर एक बांस के खंभे से बंधा तिरंगा लहराने को तैयार था। वंदे मातरम। तिरंगे को सलामी देने के बाद बच्चों ने गीत और नाटक प्रस्तुत किए। कोई आजादी के वीरों पर कविता सुना रहा था, कोई ढोलक की थाप पर लोक गीत गा रहा था। गांव की औरतें तालियां बजाकर हौसला बढ़ा रही थीं। दीपक की बारी आई। उसने मंच पर जाकर छोटे से भाषण में कहा, आज हमें जो आजादी मिली है वह हमारे वीरों की कुर्बानी से मिली है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव और देश को अंधकार से उजाले की ओर ले जाएं। शिक्षा ही सच्ची आजादी है। उसकी बात सुनकर सबने तालियां बजाईं। प्रधानाध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, दीपक, तुम जैसे बच्चों से ही देश का भविष्य रोशन है। कार्यक्रम के अंत में सबको मिठाई बांटी गई, गुड़ और चने और छोटे छोटे लड्डू। बच्चे हंसते गाते घर लौटे। उस दिन शाम को जब बरगद के नीचे चौपाल जमी, बुजुर्गों ने भी माना, सचमुच यह नई पीढ़ी हमारे गांव में असली आजादी का उजाला लाएगी।